नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक आईपीसी के अंदर ऐसा कानून है जिसको आए दिन सरकारें अपनी विरोधी आवाज़ को दबाने के लिए प्रयोग में लाती रहती हैं। आप सभी को मालूम है और यह बहुचर्चित विधि का एक अंग है जिसे हम सभी लोग राजद्रोह के कानून के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A में परिभाषित और दंडनीय अपराध के रूप में रखा गया है, जो कि 1870 के समय में जब कॉलोनियल लॉ भारत में था और ब्रिटिश उपनिवेशी शासन था, उस समय में ये प्रभाव में आया था इंडियन पिनल कोड के अंदर में। और यह एक वर्तमान समय में बहुचर्चित विषय है और इसकी लीगलिटी, वैलिडिटी को और इसकी कंटिन्यूटी को चैलेंज किया गया है वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में। उसी के संदर्भ में यह विषय है, यह वीडियो है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं। आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जानकारी अच्छी लगे, जानकारी जनहित में लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो भारत के किसी भी कोने में रहता हो उसे विधि की सुविधा उपलब्ध हो, विधि की जानकारी मुहैया कराई जा सके। दोस्तों, यह मामला है, इस मामले का जो नाम है वह है एसजी वॉम टकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस मामले में जो वैलिडिटी और कंटिन्यूटी है सेक्शन 124A आईपीसी की, उसको चैलेंज किया गया है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि इस मामले में क्या कहा गया है और क्या प्रश्न है न्यायालय के समक्ष। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सेक्शन क्या कहता है। तो यह सेक्शन दोस्तों 124A कहता है कि बोलकर या लिखकर, शब्दों या संकेतों द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करेगा या ऐसा घृणा या अवमान उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा अथवा सरकार के प्रति असंतोष अर्थात कि डिसअफेक्शन उत्पन्न करेगा या ऐसा डिसअफेक्शन उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास जो आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि 1860 में आईपीसी आई, 1862 में इन्फोर्स हुई और इसके आने के बाद चूँकि भारत में जो आईपीसी और भी तमाम प्रकार के इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भी मतलब उस समय के लॉज आए, इंडियन एजुकेशन एक्ट, ये सारे लॉज भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था, जो ब्रिटिश उपनिवेश भारत में राज कर रहा था, उसको बनाए रखने के लिए, उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए था। और उसी क्रम में क्योंकि उस समय 1870, उस समय 1857 की क्रांति के बाद भारत में चरम पर था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इस सेक्शन को जोड़ा गया था। क्योंकि देखिए आप 124 नहीं है, ये 124A है, अर्थात यह 10 साल बाद जोड़ा गया और उन विद्रोहों को, उन सरकार के खिलाफ उठती हुई आवाज़ों को दबाने के लिए सेक्शन जोड़ा गया था। और आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1)A में आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन A में यह कहा गया है कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। बस ये है, उसमें इतना रिस्ट्रिक्शन है कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता उसमें सीमित नहीं की जा सकती है। और जैसा कि गांधी जी ने भी एक बार यह कहा था कि जनता का अधिकार है कि सरकार के विरुद्ध अपने रोष को प्रकट करना, अपनी बातों को जनता के द्वारा सरकार के विरुद्ध पहुंचाना, यह उनका अधिकार होना चाहिए। तो उसी क्रम में आपको पता होगा कि 1962 में एक मामला आया था केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सेक्शन 124A आईपीसी को वैलिड करार दिया था और उसे कंटिन्यू कर दिया था और कहा था कि इसकी आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद 1968 में, फिर 1971 में लॉ कमीशन ने बार बार सर्वे करके यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या वर्तमान में इस धारा की आवश्यकता है या इस धारा का प्रयोग जो है वह एक सरकारों के द्वारा
अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है कि जो उनके विरुद्ध जो आवाज़ें उत्पन्न होती हैं देश में, उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए यह प्रयोग में आता है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि ये तीन जजों की बेंच है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस CJI रमना है और जस्टिस हिमा कोहली है। 3 जजों की बेंच है और इसकी सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने अभी ये कहा है कि 10 मई को इसकी अगली सुनवाई होगी और तब यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मामले को 5 सदस्यीय बेंच, क्योंकि इसको पहले ही वैलिड कर चुकी है, तो क्या इसको उसकी ऊपर की बेंच में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। या साथ में इसमें यह भी प्रश्न उत्पन्न किया गया था कि क्या जैसे जितने सदस्यों की बेंच ने एक बार इसको वैलिड कर दिया है, क्या उससे कम सदस्यों की बेंच इसको इनवैलिड करार कर सकती है, क्या इसको कैंसिल कर सकती है क्या। इन सारे प्रश्नों का जवाब इसमें मिलेगा। अब इसमें शनिवार तक कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो दोनों पक्षकार हैं, दोनों पक्षकारों से कहा है कि आप अपने रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में प्रस्तुत करिए ताकि 10 मई को इसकी सुनवाई की जा सके। और कोर्ट भी इसमें इंटरेस्टेड है कि क्या अब 124A की आवश्यकता भारत में वर्तमान समय में है, जहां पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन है। और ऐसे जनता द्वारा जनता के शासन में क्या जनता की आवाज़ को दबाना या जनता अगर सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न करे, जनता को अगर सरकार की कोई बात पसंद नहीं आ रही है, कोई कार्य पसंद नहीं आ रहा है, वह उसके कार्य का खंडन करता है, उसका विरोध करता है, तो क्या इसे राजद्रोह करार देना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में, यह प्रश्न है। अब इसमें सॉलिसिटर जनरल से जब प्रश्न पूछा गया तो सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि हमारी तरफ से जवाब तैयार है, लेकिन जो रिस्पॉन्डिंग अथॉरिटी है, जो इस मामले में जिनके पास इसका प्राधिकार है, जब तक वो इस मामले की जांच नहीं कर सकते, हमारे अधिकार की जांच नहीं कर लेते हैं जो हमने उत्तर तैयार किया है, तब तक हम इसे उत्तर को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि यह करना उचित नहीं होगा। CJI ने कहा कि वी इशूड ए नोटिस बिफोर 9-10th मंथ, 9-10 महीने पहले उन्होंने कहा कि हमने एक नोटिस इशू की थी और एक और बेंच ने इस मामले में नोटिस इशू करके सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो तुषार मेहता जी ने कहा कि सरकार की परमिशन के बिना ऐसे मामलों में उनके द्वारा आर्गूमेंट किया जाना उचित नहीं होगा, इसलिए वो इस मामले में आर्गूमेंट करने से बचते रहे। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज द इंक्वायरी ऑफ ए लीगल प्रोविजन, दिस इज द इंक्वायरी ऑफ ए लीगल प्रोविजन, दैट्स वाई वी कैन हियर इट विदाउट योर आंसर और स्टेटमेंट, ऐसा कोर्ट ने कहा। फिर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग अबाउट दिस सेक्शन। तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इस प्रावधान को बनाए रखने की आवश्यकता है। बस न्यायालय से ये निवेदन है कि न्यायालय इस मामले में कठोर दिशा निर्देश पारित करे, जिससे इसमें जो सेक्शन का मिसयूज है, जो लोग इस सेक्शन का मिसयूज करते हैं, उस सेक्शन का मिसयूज ना हो सके और इस सेक्शन का सही प्रयोग हो सके, इसके लिए दिशा निर्देश की आवश्यकता है। और यही बात जो AG थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वेणुगोपाल जी, उन्होंने भी यही कहा कि वर्तमान समय में आप समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। एक व्यक्ति को धारा 124 IPC के तहत केवल इसलिए जेल में डाल दिया गया कल के दिन कि वह एक जगह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे। इस प्रकार की घटनाएं देश में हो रही हैं, इसलिए न्यायालय से यह निवेदन है कि इस धारा की आवश्यकता है कि हर छोटी छोटी बात में सरकार की आलोचना भी ठीक नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग में रहना चाहिए, लेकिन इसका गलत प्रयोग नहीं हो, इसके लिए न्यायालय कुछ कड़े दिशा निर्देश जारी करे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो केदारनाथ का निर्णय था वह ठीक था और उसको बड़ी बेंच में भेजने की आवश्यकता अभी नहीं है। तो जो कपिल सिब्बल थे, विरोधी पक्ष जो पेटिशनर थे, उनकी तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो केदारनाथ का निर्णय था उसकी अनदेखी करके इस मामले में फैसला दिया जा सकता है। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या इस प्रकार से कभी संभव हुआ है। तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि जो केदारनाथ वाला मामला था वह A.K. गोपालन के समय का मामला है, जहां A.K. गोपालन में जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स थे वेयर सीन इन द डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स,
वो अलग अलग प्रकार से देखे जाते थे, अलग अलग रूपों में देखे जाते थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे। और जब आरसी कापर वाला फैसला आया, आरसी कापर वाले फैसले के बाद जो फंडामेंटल राइट्स को देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल बदल गया है वर्तमान समय में। और चूँकि ये नज़रिया बदल गया है और अब जो फंडामेंटल राइट्स का जो दायरा है वो एक वृहद समुद्र की भांति हो गया है। और उन्होंने ये कहा कि मौलिक अधिकारों के न्यायशास्त्र में समुद्र परिवर्तन आया है, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि 3 जजों की जो पीठ है वह केदारनाथ में जो 5 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया था उसकी अनदेखी करके फैसला सुना सकती है। तो जस्टिस जो कांत थे उन्होंने कहा कि क्या इस प्रकार का मामला कभी हुआ है कि एक 3 जजी बेंच ने 3 सदस्यीय बेंच ने 5 सदस्यीय बेंच के फैसले को उल्टा हो या उसको कैंसिल किया हो। तो उन्होंने कहा जो सीनियर एडवोकेट थे गोपाल शंकर नारायण, उस समय वो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये पक्ष रखा कि लिली थॉमस वाले मामले में 2 जजों की बेंच ने धारा 8 उपधारा 4 यानी कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को कैंसिल कर दिया था, जबकि उसी मामले को 5 जजों की बेंच ने लीगल करार दिया था और उसे कंटिन्यू कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीज़ें संभव है, अगर न्यायालय चाहे तो 3 जजी बेंच से ही 5 जजों की बेंच कोई उलट फैसला कर सकती है, उसे बड़ी बेंच में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब न्यायालय ने फिलहाल 10 मई को डेट सुनवाई की फिक्स की है और यह कहा है कि सभी लोग शनिवार तक अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट को प्रस्तुत करें इसके बाद, ताकि 10 मई को इस मामले में सुनवाई की जा सके और कोर्ट यह देख सके कि क्या वर्तमान समय में 124A की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर है तो उसके मामले में क्या दिशा निर्देश देने हैं, और अगर क्या इसको बड़ी बेंच को भेजना ठीक है या 3 जजी बेंचों द्वारा ही इसमें कुछ दिशा निर्देश या परिवर्तन किया जा सकता है। अब 10 मई को जो सुनवाई होगी उसको लेकर के फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार। फिर से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड वीडियोस। थैंक यू।